बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ये पार्ट 1 है। आज हम आपकी खिदमत में किताब ला रहे हैं उल्लू की दुम। आवाज़ ज़रका भट्टी, मुसन्निफ़ असर नुमानी। ये किताब आपके लिए बुक शेयर पाकिस्तान ऑडियो लाइब्रेरी की जानिब से पेश की जा रही है। दीगर मालूमात और किताबों के लिए आप रब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर 0332495373 या फिर कॉल नंबर 0300291960 पे मोहम्मद अजहर लतीफ़ से। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, ये किताब 114 सफ़ात पे मुश्तमिल है। आइए सुनते हैं पार्ट नंबर 1 सफ़ा नंबर 5 से। नासिर बस से उतरकर कॉलेज के गेट की तरफ बढ़ा तो शमीम, शमात, शकील और शफीक लाइन लगाए खड़े थे। उसने रिस्ट वॉच पर निगाह डाली तो 8 बजने में 5 मिनट बाकी थे। उसके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। इसका मतलब था कि अभी रेहाना कॉलेज नहीं आई थी। रेहाना एक बड़े बाप की बेटी थी जिसने इसी साल BA में दाखिला लिया था, जहाँ वो शक्ल व सूरत के एतबार से कॉलेज में अपनी मिसाल आप थी। वहीं उसकी गरूर व तमकनत का भी ये हाल था कि तकरीबन पूरा साल होने को आ रहा था, मगर किसी एक लड़के को भी उससे मुस्कुराकर बात करने का शर्फ हासिल नहीं हुआ था। इतना ही नहीं, लड़कियां भी उसकी हम जेलसी से इसी तरह महरूम थीं जिस तरह उसके अदना व अल्तफ़ात के ख्वाहिशमंद वो लड़के जो सिर्फ उसे एक नज़र देखने के लिए उसके इर्द गिर्द मंडलाया करते थे। नासिर बड़ा संजीदा चेहरा बनाकर आगे बढ़ा। अस्सलामुअलैकुम चहार दरवेश। वालेकुम अस्सलाम या 5वीं सवार। शफीक ने जवाब दिया। क्या हो रहा है? इंतज़ार। शकील एक ठंडी सांस भर के बोला। बकौल खुद उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 साल, 2 आरज़ू में कट गए, 2 इंतज़ार में। ये तुम्हारा शेर है? शमशाद चौंका। जी नहीं, बदएवानी साहिब का है। शकील ने जवाब दिया। कौन है बदएवानी साहिब? कौन? कोई से भी। शकील बदएवानी तो नहीं? शमशाद ने पूछा। जी नहीं, फैज़ बदएवानी। फैज़ बदएवानी। नासिर मुस्कुराया। ये कौन साहब हैं? साहिब नहीं है, शायर हैं। शकील ने जवाब दिया। तुम फैज़ अहमद फैज़ को नहीं जानते? फैज़ साहिब बदएवानी कब से हो गए? शमीम ने भी ज़ुबान खोली। जब से पैदा हुए हैं, शकील ने सादगी से बताया। ये और बात है कि अगर आप उनसे पूछें तो वह इतराफ़ नहीं करेंगे। आप उर्दू के गधे हैं। नासिर बोला। अव्वल तो ये शेर फैज़ का नहीं, बहादुर शाह ज़फ़र का है। दूसरे, ये तुम 4 साल कहाँ से ले आए? असल मिसरे में 4 साल नहीं, 4 दिन है। शकील ने बात काटी। मैं जानता हूँ, मगर मेरा ख्याल है कि मौलाना बहादुर शाह ज़फ़र ने कुछ ज़्यादती फरमाई है। 4 दिन का बच्चा आरज़ू और इंतज़ार करना क्या मानी ठीक से गूगां भी नहीं कर सकता। ओ भाई, तारीख दां, बहादुर शाह ज़फ़र मौलाना नहीं, हिंदुस्तान के ताजदार थे। शमीम ने एतराज़ किया। ज़रा ठहरो, मेरा सवाल पहले। शफीक ने हाथ उठाया। हाँ बोलो। शकील ने गर्दन हिलाई। 4 दिन का बच्चा तो खैर गूगां भी नहीं कर सकता, लेकिन क्या 4 साल का बच्चा? लड़का। शकील ने तोसी की। आजकल 4 साल का बच्चा अगर मुज़क्कर हो तो लड़का बन जाता है। लड़का ही सही। तो क्या 4 साल का लड़का आरज़ू और इंतज़ार के मानी समझता है? इस मामले में मुझे शकील साहिब से इत्तफ़ाक है। नासिर ने बड़ी संजीदगी से कहा। 4 साल का लड़का आरज़ू और इंतज़ार के मानी ही नहीं समझता, बल्कि दोनों हरकतें करता भी है। सबूत? शमीम बोला। खुद हमारे शकील साहिब। नासिर ने जवाब दिया। उनकी उम्र 4 साल से कुछ ज़्यादा तो नहीं मालूम होती, लेकिन उनके महबूब मशगलों में आरज़ू और इंतज़ार सरे फहरिस्त हैं। शुक्रिया नासिर साहिब। शकील ने जल्दी से शायराना अंदाज में सलाम किया। गोया अब मैं कह सकता हूँ कि मेरा मिजाज लड़कपन से आशिकाना है। अभी किसी ने कोई और बात नहीं कही थी कि एक शानदार कार गेट में दाखिल हुई और खाक उड़ाती हुई तेज़ी से आगे निकल गई। सब के सब बातों में इतने मसरूफ़ थे कि कोई उसे पहले से आते नहीं देख सका। वो गई। शफीक चिल्लाया। कौन? नासिर ने बन कर पूछा। कार नहीं, कार वाली। शमीम ने एक ठंडी सांस भरी। लाहौला वाला कुआ था। यारो, तुम्हारी अकल पर मातम, तुमको जी चाहता है। नासिर ने मुंह बनाया। एक मामूली सी लड़की के लिए यूं मरे जा रहे हो जैसे दुनिया अच्छी लड़कियों से खाली हो चुकी है। हाय जालिम, तू क्या जाने, तूने तो अभी पी नहीं। शमशाद ने शमीम से ज़्यादा गहरी सांस खींची। और चूँकि तुम पीकर अक्ल होश से बेगाना हो चुके हो, इसीलिए ये भी याद नहीं रहा कि तुम मर्द हो। और ये मर्दों की तौहीन है कि वो 1 साल तक एक लड़की पीछे दुम हिलाते फिरें और एक मर्तबा भी ना फूंक सके ना काट सकें।
हाँ यार, ये बात तो है। शमीम ने सर हिलाया। वैसे बात करने का मौका तो कई मरतबा मिला, मगर पहले आप में हाथ से निकल गया, शकील ने कहा, जिसे दूसरे अल्फाज में ये भी कहा जा सकता है कि बिल्ली के गले में घंटी बांधने की हिम्मत किसी को नहीं हो सकती। नासिर ने लुकमा दिया। देखिए जनाब, ये आपकी सख्त ज़्यादती है कि आप कभी हमें कुत्ता बना देते हैं और कभी चूहा, शफीक ने गोया बुरा मानकर कहा। लेकिन नासिर भैया की बात अपनी जगह बड़ी वज़नी है, शकील बोला। हमें वाकई मिलकर ये सोचना चाहिए कि आखिर हम ये तौहीन कब तक गवारा कर रहे हैं और क्या इस सूरत का कोई तदारुक नहीं किया जा सकता। मैं समझता हूँ कि इसकी एक बड़ी वजह यह है कि हम सब बैक वक्त लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं, शफीक ने कहा। इसके बजाय अगर हम अलग अलग किस्मत आजमाई करें तो शायद वो बुत काफिर किसी पर मेहरबान हो जाए। तुम्हारा मतलब है कि स्वयंवर रचाया जाए? क्या रचाया जाए? शमशाद चौंका। स्वयंवर, ये क्या होता है? लड़कियां जीतने के लिए एक तरह का मैच होता है जो कदीम ज़माने में राइज था, शमीम ने बताया। तरकीब मुनासिब है, शकील ने कहा। मैं तायद करता हूँ, शमीम बोला। मैं मज़ीद तायद करता हूँ, ये शफीक था, और साथ ही तजवीज़ भी पेश करता हूँ कि इस कोशिश में जो खुश नसीब कामयाब हो जाए उसे इनाम दिया जाए। कामयाबी का म्यार क्या होगा? शमशाद ने सवाल किया। मेरा मतलब है कि हम किस बात को कामयाबी करार देंगे। मैं समझ रहा था कि तुम इनाम के म्यार की बात करोगे, नासिर ने कहा। मैं आप दोनों ही की बातों का जवाब देता हूँ, शफीक ने कहा। और मेरी तजवीज़ है कि इसके क्लास वर्ड मजमून की तरह हमें भी कम से कम 3 गलतियों, मेरा मतलब है 3 कामयाबियों के लिए 3 इनाम रखना चाहिए। कता कलामी की माफ़ी चाहता हूँ, नासिर ने मुस्कुराते हुए कहा। ये तो फरमाइए कि इस मामले का सही हल किस बैंक में सरबा मोहर करके रख दिया जाएगा? मजाक मत करो यार, मैं बेहद संजीदा हूँ, शफीक ने दोबारा अपनी तजवीज़ पर रोशनी डालते हुए कहा। तो मैं कह रहा था हमें 3 इनामात रखना चाहिए। जो कोई मिसरहाना का तबस्सुम हासिल करने में कामयाब हो जाए उसके लिए तीसरा इनाम सिनेमा का एक टिकट। जो इससे ना सिर्फ बात करने बल्कि अपने साथ चाय पिलाने में कामयाब हो जाए उसके लिए दूसरा इनाम एक शानदार दावत वो देगा या उसे दी जाएगी। नासिर ने फिर बात काटी। उसके लिए दूसरा इनाम एक शानदार दावत जो हम सब मिलकर उसे देंगे, शफीक ने बात जारी रखी। और जो खुशनसीब ना सिर्फ रिहाना से बात करके चाय पिलाने बल्कि उसे अपने साथ पिक्चर या क्लब ले जाने में कामयाब हो जाए उसके लिए अव्वल इनाम एक शानदार दावत और 100 रुपया नकद। और अगर कोई खुशकिस्मत रिहाना से शादी कर ले तो, शमशाद ने जल्दी से पूछा, तो ये चौथी लगातार गलती होगी जिसकी सज़ा वो सारी ज़िंदगी बर्दाश्त करता रहेगा, शफीक ने जवाब दिया। हाँ तो ए 3 दरवेशों, इस तजवीज़ के बारे में क्या राय है? मंजूर है, मंजूर है, सवाए नासिर के सब हम आवाज़ होकर बोले। अब यहाँ फिर वो ही सवाल पैदा होता है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, शमीम ने पूछा। उसके लिए हम अभी कुर्राए अंदाज़ी किए लेते हैं, शफीक ने जवाब दिया। एक कागज़ की पर्चियां बनाकर उन पर सबके नाम लिखे गए। नासिर ने अपने नाम पर एतराज़ किया। माफ़ कीजिए, मैं इस हमाकत के उम्मीदवारों में शामिल होना नहीं चाहता, उसने कहा। अगर आप हमें शामिल हैं तो हमारी हमाकतों में भी शामिल होना पड़ेगा, शफीक ने उसका नाम भी पर्ची पर लिखते हुए जवाब दिया। पर्चियों की गोलियां बनाई गईं, फिर उन्हें एक साथ मिलाकर गडमट कर दिया गया। उठाएगा कौन? शमशाद ने पूछा। तजवीज़ी थी, मैं उठाता हूँ, शफीक ने जवाब दिया। शफीक एक एक करके पर्चियाँ उठाता गया और रखवाता गया। शमशाद, शमीम, शकील, मजूस, ये कौन साहिब हैं? शमशाद ने पूछा। कैसे जाहिल दोस्तों से पाला पड़ा है, शकील मुंह बनाकर बोला। तुम मजूस के मानी नहीं जानते? नहीं, यानी सचमुच नहीं जानते, शकील ने यकीन करना चाहा। हाँ, सचमुच नहीं जानता। हद हो गई, शकील ने इजहार अफसोस में सर हिलाते हुए कहा। तुम जानते हो? शफीक ने मुस्कुराते हुए पूछा। कौन है? शकील ने सादगी से पूछा। जी नहीं, मैं भी नहीं जानता। कमाल करते हो भाई, मजूस के मानी है मजूस यानी कि मौजूद दूस, समझ गए ना? शमीम ने समझाने की कोशिश की। गोया खैर से आप भी कोरे हैं, शफीक ने एक कहका लगाया। इसमें खैर व शर की क्या बात है? दुनिया जानती है कि हम कंवारे हैं, शमीम ने सीना फुलाते हुए जवाब दिया। मैंने कंवारे नहीं कोरे कहा है। तुमने मजूस भी तो कहा है, पहले इसके मानी बताओ, शमशाद फिर बोला। मजूस से मुराद है ये खादिम, शफीक ने अपने सीने पर हाथ रखकर कुछ झिझकते हुए कहा। यह तुम्हारी उर्फियत है या तखल्लुस? शकील पूछा। ना उर्फियत ना तखल्लुस, इसका मतलब है तजवीज़ करने वाला। आप समझ गए ना?
गोया चौथा नंबर तुम्हारा रहा। शमशाद ने पूछा। जी हाँ, और अब चूंकि सिर्फ एक ही पर्ची बाकी रह गई है इसीलिए ये यकीनन नासिर साहब होंगे। शफीक ने जवाब दिया। मैं मफरूज़ों का कायल नहीं हूँ। नासिर ने फ़ौरन कहा। मेरा नाम निकलेगा तो मुकाबले में शरीक हूँगा वरना नहीं। उफ़ हो, क्या बच्चों की सी बात करते हो। लो देखो इस पर तुम्हारा नाम है या नहीं। शफीक ने आखिरी पर्ची उठाकर खोलते हुए कहा, मगर फिर फ़ौरन ही चौंक कर बोला, ये क्या, पर्ची तो बिल्कुल सादा है। जी, और इसका मतलब हुआ कि नासिर ने कहना शुरू किया कि आप सबसे आखिर में किस्मत आजमाई करेंगे। शफीक ने बात काटी। हम कोई उज़र सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। कॉलेज के अंदर से घंटा बजने की आवाज़ आई। चलो भैया छुट्टी हो गई। शमीम खुश होकर बोला। छुट्टी नहीं हो गई, पढ़ाई शुरू होने का ऐलान हो रहा है। नासिर ने गेट के अंदर कदम बढ़ाते हुए जवाब दिया। सब लड़के तेज़ी से अपनी अपनी क्लासों की तरफ चले गए। शमशाद और शकील साथ साथ जा रहे थे। पहला नंबर शमशाद का था। गरीब शुरू के 3 घंटों में बहुत हिम्मत करता रहा, मगर बात करना तो दरकिनार, रेहाना के करीब तक जाने की हिम्मत ना हुई। पांचों के मज़ामीन तकरीबन यकसा थे, इसलिए शफीक, शकील और शमीम हर घंटे में उसे उकसाते रहे, बुज़दिली के ताने देते रहे, मगर बेकार। नासिर ने कॉमर्स ले रखी थी, इसलिए उसे सिर्फ उर्दू और अंग्रेज़ी के पीरियड्स में दोस्तों से मिलने का मौका मिलता था, लेकिन वो इसी खेल में गैर जानिबदार सा नज़र आ रहा था। तारीख का घंटा ख़त्म हुआ तो शफीक, शकील, शमीम और शमशाद क्लास से बाहर आए। यार लानत है तुम्हारी बुज़दिली पर, शफीक ने कहा। मैं बुज़दिल नहीं हूँ, शमशाद मुंह फुलाकर बोला। तो फिर रेहाना से बात करते जान क्यों निकली जा रही है, शमीम ने पूछा। बात करने का मौका भी तो मिले। क्यों, पिछले घंटे में जब वो अपनी क्लास में जा रही थी और उसके हाथ से बॉल पेन गिर पड़ा था तो क्या तुम उसे बॉल पेन उठाकर नहीं दे सकते थे, शकील ने पूछा। या इससे पहले जब वो कूलर से ग्लास में पानी लेने की कोशिश कर रही थी और कूलर टूटने का स्प्रिंग सख्त होने की वजह से नहीं दब रहा था, तो क्या तुम आगे बढ़कर अपनी खिदमत नहीं पेश कर सकते थे, शफीक बोला। तुम लोग समझते तो हो नहीं, शमशाद ने जवाब दिया। अब तक कोई ऐसा मौका नहीं मिला है जिसमें 1-2 फ़िक्रों से ज़्यादा बात करने की गुंजाइश हो, जबकि उससे मैं तफसीली गुफ्तगू करना चाहता हूँ। जी हाँ, तफसीली गुफ्तगू करने वालों की सूरत ऐसी ही होती है, शकील ने कहा। जी नहीं, वो तो आपकी तरह होती है, शमशाद तंजिया लहजे में बोला। बिल्कुल होती है, तुम देख लेना, जब मेरी बारी आएगी तो मैं क्या करता हूँ, शकील ने गर्दन अकड़ाई। क्या करोगे, शफीक ने दिलचस्पी से पूछा। मैं बताऊँ, शमशाद ने जल्दी से कहा। छुट्टी के वक्त जब रेहाना की कार उसे लेने आई है, ये एक कपड़ा लेकर कार के पास खड़े हो जाएंगे। जैसे ही रेहाना आएगी ये जल्दी से कार साफ करने लगेंगे। फिर जब वो अंदर बैठ जाएगी तो खेलें निकाल कर कहेंगे, बेगम साहिबा बख्शिश। उस पर एक कहका पड़ा। अब मालूम हुआ कि तफसीली गुफ्तगू से जनाब का मकसद क्या था, शकील ने कहा। वाकई लगता तो यही है कि शमशाद ने यह तरकीब खुद अपने लिए सोची हो, शमीम ने तायद की। और शमशाद जो सुबह से दिल ही दिल में कुछ ऐसी बात सोच रहा था, छींप सा गया। खैर देखना है कि तुम क्या तीर मारोगे, वो घिसिया कर बोला। देख लेना, शकील ने जवाब दिया। मैं तुम्हारी तरह कम हिम्मत नहीं हूँ। क्यों शमीम भाई? भैया मुझसे मत पूछो, शमशाद के बाद मेरा ही नंबर है, शमीम ने घबरा कर जवाब दिया। मेरी मानो तो ये उर्दू का पीरियड है, इसमें रेहाना हमारी ही क्लास में बैठती है, किसी न किसी बहाने से बात कर ही डालो, शफीक ने राय दी। ये लोग उर्दू की क्लास में पहुँचे तो नासिर बाहर ही मिल गया। क्या खबरें हैं, उसने पूछा और शमशाद की तरफ इशारा किया। क्या हमारे शेर ने मैदान मार लिया? अभी तो ये खुद ही मरे जा रहे हैं, शकील ने फ़ौरन कहा। क्या अभी तक कोई ट्राई नहीं ली? इस घंटे में या उसके बाद जब रेहाना लाइब्रेरी में जाती है तब कोशिश करने का इरादा कर रहा हूँ, शमशाद ने जवाब दिया। इतनी देर में उर्दू के लेक्चर साहिब भी आ गए। आप लोग यहाँ कैसे खड़े हैं, उन्होंने पूछा। क्या क्लास अटेंड करने का इरादा नहीं? ये बात नहीं सर, नासिर ने जवाब दिया। हम लोग एक शेर पर गुफ्तगू कर रहे थे। खूब, लेक्चरार साहिब ने गर्दन हिलाई और क्लासरूम में दाखिल हो गए। ये पांचों भी क्लास में पहुंचे। लड़कियों की टोली जो दूसरी तरफ खड़ी थी लेक्चरार साहिब को देखकर क्लास में आ गई। उनमें रेहाना भी थी। लेक्चरार साहिब ने पहले हाजिरी ली और फिर रजिस्टर बंद करते हुए नासिर की तरफ देखा जो पहली कतार में बैठा था। हाँ तो मिस्टर नासिर, आप लोग किस शेर पर गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने पूछा। सर वो शेर था, नासिर खड़े होकर बोला। हम भी तस्लीम की खुद डालेंगे। एक मिनट, लेक्चरार साहिब ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया और शकील से कहा, आप इस शेर को मुकम्मल कर दें। कोशिश करता हूँ सर, शकील ने जवाब दिया। ज़रा पहला मिसरा फिर से अता हो। हम भी तस्लीम की खू डालेंगे, लेक्चरार साहिब ने दोहराया।
हम भी तस्नीम की खू डालेंगे, उनका कहना कभी ना टालेंगे, शकील ने कहा और क्लास में शोर मच गया। मेरा मतलब था कि आप असल शायर का मिसरा लगाकर शेर मुकम्मल करें, लेक्चरार साहब ने ज़ेरे लब तबस्सुम के साथ कहा। बहुत बेहतर, शकील ने कहा। तो सुनिए, हम भी तस्लीम की खू डालेंगे, बेनियाजी तेरी आदत ही सही। ठीक है, अब बताइए कि ये शेर किसका है? गालबन मोमिन खां मोमिन का। दुरुस्त है, लेक्चरार साहब ने कहा। आप अभी बाहर नासिर साहब के साथ खड़े थे? जी हाँ। बता सकते हैं कि इस शेर के सिलसिला में क्या बहस हो रही थी? जी हाँ, दरअसल नासिर साहब कह रहे थे कि मोमिन साहब फ़िक्की मसलक के एतबार से देवबंदी थे। क्या? लेक्चरार साहब ने चौंक कर कहा। जी हाँ, और सबूत के तौर पर उन्होंने ये शेर पढ़ा। शकील ने जवाब दिया। कहने लगे कि देवबंदी हजरात नज़र व न्याज को नहीं मानते, और इस शेर में मोमिन साहब ने बड़े वाज़ेह तौर पर बताया कि उनके महबूब की आदत बेनियाजी है, यानी वो नज़र व न्याज का कायल नहीं। इस लिहाज से उनका महबूब देवबंदी ठहरता है, और जब मोमिन का महबूब देवबंदी हो तो ख़ुद उनका मसलक मालूम हो जाता है। उस पर मैंने जवाब दिया कि ज़रूरी नहीं कि आदमी जिससे मोहब्बत करता हो उसका मसलक भी माक्या हो। ख़ुद हमारे यहाँ बहुत से लोग खुदा रसूल की मोहब्बत का दावा करते हैं, मगर मसलक कार्ल मार्क्स का मानते हैं। इसके अलावा ये कहना भी गलत है कि मोमिन साहब का महबूब बेनियाज था, क्योंकि असल में ये लफ्ज़ बेनियाजी नहीं बेनमाजी है, जो किताबत की गलती से बेनियाजी बन गया है। मोमिन साहब अपने महबूब को इत्मीनान दिला रहे हैं कि अगर तो नमाज नहीं पढ़ता तो कोई बात नहीं, हम पढ़ना शुरू कर देंगे ताकि हिसाब किताब बराबर रहे। क्लास में लड़के मुँह दुबाए हंस रहे थे। शकील ने लेक्चरार साहब की तरफ देखा। आप इत्तफाक करेंगे सर? मेरा जवाब बड़ा माकूल था। उसने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मगर नासिर साहब कभी किसी माकूल बात को तस्लीम नहीं करते। कहने लगे कि ये तुम बिल्कुल उल्टी बात कह रहे हो। मोमिन साहब का महबूब हरगिज़ बेनमाजी नहीं था, मामला उसके बरअक्स था, जैसा कि वो ख़ुद फरमाते हैं, अल्लाह री गुमरही बुतो बेखाना छोड़कर मोमिन चला है काबा को एक पारसा के साथ। और पारसा महबूब बेनमाजी नहीं हो सकता। देखा जाए तो इस बात की मज़ीद दलील है कि उनका महबूब देवबंदी ही था। चुनांचे इस ताल्लुक़ से मोमिन साहिब भी बिलवास्ता देवबंदी करार पाए थे। बहुत खूब, लेक्चरार साहब मुस्कुराए। आप लोगों की बहस वाकई दिलचस्प थी, और इससे और कुछ नहीं तो ये ज़रूर बज़ाहिर होता है कि हमारी नौजवान नस्ल में ज़हनी सलाहियतों की कमी नहीं है। बैठ जाइए। लेकिन सर, ये बहस अब छिड़ ही गई है तो आप भी इजहार ख्याल कर दें, शकील ने कहा। मैं ज़रूर इस सिलसिले में कुछ कहता, लेक्चरार साहब ने बड़ी संजीदगी से जवाब दिया, मगर मुश्किल ये है कि इस बहस को आगे बढ़ाने से पहले ये तय करना पड़ेगा या तो दारुल उलूम देवबंद मोमिन साहब के ज़माने में मौजूद था या फिर हमें गलत बताया जा रहा है, और हकीकत में मोमिन साहब अपने ज़माने के बहुत बाद दारुल उलूम देवबंद के ज़माने में पैदा हुए थे। इस पर क्लास में कहका लगा और शकील सर खुजाते हुए अपनी कुर्सी पर बैठ गया। उर्दू का पीरियड ख़त्म होने में सिर्फ 5 मिनट बाकी थे। क्लास में नशिस्तों की तरतीब इसी तरह थी कि उन्हें 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया था। हर हिस्से में 5-5 सीटों की कतारें थीं। पहले हिस्से की 2 अगली कतारें लड़कियों के लिए मखसूस थीं। उनकी फ़ौरन पीछे वाली कतार में शमीम और शकील बैठे थे। नासिर बीच के हिस्से की कतार में था और शफीक और शमशाद तीसरे हिस्से की पहली कतार में बैठा करते थे। रिहाना हमेशा पहले हिस्से की पहली कतार में पहली सीट पर बैठती थी। सीटें नीम व दायरे की शक्लें में थीं, इसलिए शफीक रिहाना को बखूबी देख सकता था। कहो तो तुम्हारी गुफ्तगू के लिए एक मौका पैदा कर दूं? उसने शमशाद के कान में सरगोशी की। कैसा मौका? शमशाद ने इश्तियाक से पूछा। पीरियड ख़त्म होने में सिर्फ 4-5 मिनट रह गए हैं, तफसील बताने का मौका नहीं, शफीक ने कहा। बस तुम अपना बॉल पेन मुझे दे दो और ये बॉल पेन ले लो, इसमें रोशनाई ख़त्म हो गई है। शमशाद ने किसी कदर हैरत के साथ अपना बॉल पेन शफीक को देकर उसका बॉल पेन ले लिया। अब तुम्हारा बॉल पेन खो गया है तो मैं क्या करूं? मेरे पास दूसरा कलम नहीं है, शफीक ने निस्बतन ज़ोर से कहा। लेक्चरार साहब किसी शेर का मतलब समझा रहे थे। उन्होंने चौंक कर शफीक की तरफ देखा। क्या बात है मिस्टर शफीक? उन्होंने पूछा। सर, शमशाद साहब का बॉल पेन अभी क्लास में आते हुए रास्ते में कहीं गिर गया है। नोट्स लेने के लिए मेरे पास एक जायद पेन था, वो मैंने उन्हें दे दिया, लेकिन इसकी रोशनाई ख़त्म हो गई। अब ये मेरा बॉल पेन मांग रही हैं। मैं कैसे दूं? क्या मुझे नोट्स नहीं लेना है? कैसा पेन था? लेक्चरार साहब ने पूछा। पार्कर का हल्के आसमानी रंग का बॉल पेन था सर, शफीक ने दर्जो दीदा की नज़रों से रिहाना के बॉल पेन की तरफ देखते हुए जवाब दिया।
बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि मिस रिहाना के हाथों में नज़र आ रहा है। क्लास में आते हुए गिरा है। लेक्चरार साहब ने उसकी बात नज़रअंदाज करते हुए पूछा। जी हाँ सर। आप लोगों में से किसी को तो शमशाद साहब का पेन तो नहीं मिला? लेक्चरार साहब ने क्लास की तरफ देखा। अभी किसी ने कोई जवाब नहीं दिया था कि रिहाना अपनी जगह से खड़ी हो गई। सर, उसने कहा, शुबा जाहिर किया गया है कि मेरे पास जो बॉल पेन है वो शमशाद साहब का है। मुबारक हो। शफीक ने चुपके से शमशाद के कान में कहा। उसकी ज़ुबान पर तुम्हारा नाम तो आया, इसलिए मैं चाहती हूँ। रिहाना कह रही थी कि वो ये पेन देखकर अपना इत्मीनान कर लें। हर चंद मेरा ये मकसद नहीं था जो मिस रिहाना समझी। शफीक ने जवाब दिया, लेकिन मेरा ख्याल है कि उनकी इस पेशकश से फ़ायदा उठाने में कोई मज़ायका नहीं। उसने शमशाद की तरफ देखा। शमशाद साहब, आप चाहें तो अपना इत्मीनान कर सकती हैं। शमशाद कुर्सी से खड़ा ही हुआ था कि पीरियड ख़त्म होने की घंटी बजी। सिर्फ मुतल्लिका अफराद ठहर जाएं, बाकी क्लास जा सकती है, लेक्चरार साहब ने कहा। लड़के लड़कियां क्लास से उठकर बाहर जाने लगे। रिहाना अपनी किताबें सीट पर छोड़कर पेन लिए लेक्चरार साहब के मेज़ की तरफ बढ़ी। दूसरी तरफ से शमशाद और शफीक सामने आए। शमशाद तो काफ़ी हैरान सा शफीक की बातें सुनता रहा, मगर जब रिहाना ने उठकर अपने बॉल पेन के बारे में बताया तो वो भी शफीक की तरकीब समझ गया। फिर भी वो कुछ घबरा रहा था। लेक्चरार साहब ने पेन रिहाना के हाथ से लेकर पहले उसे खुद देखा। आपके पेन में कोई ख़ास पहचान थी? उन्होंने शमशाद से पूछा। जी हाँ, उस पर अंग्रेज़ी का हर्फ आर खुदा हुआ था, जवाब शफीक ने दिया। सर, पेन शमशाद साहब का गिरा है, लेकिन अब तक आपके तमाम सवालात के जवाबात शफीक साहब दे रहे हैं। रिहाना ने तेवरी पर बल डालते हुए कहा। क्या शमशाद साहब अपने पेन के बारे में खुद बात नहीं कर सकते? पेन आपका तो नहीं था शफीक साहब? लेक्चरार साहब ने पूछा। जी नहीं सर, शफीक ने जवाब दिया। तो फिर आप तशरीफ़ ले जाइए। बहुत अच्छा सर। शफीक ने वापस आकर अपनी सीट से नोटबुक उठाई और क्लास से बाहर चला गया। तो आपके पेन पर आर खुदा हुआ था? लेक्चरार साहब ने शमशाद से पूछा। जी नहीं, मेरा मतलब है जी हाँ सर। शमशाद और ज़्यादा घबरा गया। मगर आपके पेन पर आर होना क्या मानी? बात यह है कि वो पेन मेरी बड़ी बहन हमशीरा का था, जिसका नाम रुखसाना है। शमशाद को वक्त पर एक माकूल बहाना सूझ गया। खूब। लेक्चरार साहब ने सर हिलाया। कोई और पहचान? जी नहीं। तो ये पेन देखकर बताइए, आपका तो नहीं है? लेक्चरार साहब ने पेन शमशाद की तरफ बढ़ा दिया। शमशाद ने पेन लेकर उसे उलट पुलट कर देखा। जी नहीं, कि मेरा पेन नहीं है। उसने पेन वापस करते हुए जवाब दिया। मैं समझता हूँ कि आपका वैन कुछ नहीं गिरा था और यह आप लोगों की महज शरारत थी। लेक्चरार साहब ने उठते हुए कहा। इस मरतबा तो मैं इस मामले को आगे नहीं बढ़ा रहा हूँ, लेकिन आइंदा कम से कम मैं अपनी क्लास में ऐसी बातें गवारा नहीं कर सकता। अब आप जा सकते हैं। शरारत नहीं थी सर, मेरा पेन वाकई। मैंने कहा आप जा सकते हैं, लेक्चरार साहब कदरे सख्त लहजा में बोले। शमशाद सर झुकाए अपनी सीट की तरफ बढ़ गया। लेक्चरार साहब ने रिहाना का पेन वापस किया, उससे कुछ कहा और क्लास से बाहर चले गए। रिहाना अपनी सीट पर जाकर अपनी किताबें उठाने लगी। इस वक्त क्लास में शमशाद और रिहाना ही बाकी रह गए थे। शमशाद ने अपनी नोटबुक और किताबें उठाईं और रिहाना की तरफ आया। मैं माजरत खां हूँ मिस रिहाना, उसने हिचकिचाते हुए कहा। मेरा बॉल पेन तो वाकई गिर गया है, मगर वो पार्कर नहीं था। ये शफीक साहब की शरारत थी। उम्मीद है आपने बुरा नहीं माना होगा। मैं आप लोगों को अच्छी तरह पहचानती हूँ। रिहाना किताबें संभालते हुए बोली। मगर शायद आप लोगों को ये मालूम नहीं कि मैं बेतकल्लुफ़ होने की कोशिश करने वालों के थप्पड़ मार दिया करती हूँ, और जो तकल्लुफ़ मलहूज़ रखे उनको। शमशाद ने बड़ी हिम्मत करके पूछा। मालूम होता है आप बगैर थप्पड़ खाए बाज नहीं आएंगे। रिहाना की तेवरी पर बल पड़ गए। ये सादत भी किसे नसीब होती है। शमशाद ने कुछ और हिम्मत दिखाई, और फिर मिर्ज़ा गालिब भी तो कह गए कि कितने शीरी हैं तेरे लब के रकीब, गालियाँ खा के बेमज़ा ना हुआ। अभी शमशाद ने शेर मुकम्मल ही किया था कि रिहाना का सीधा हाथ उठा और एक ज़ोरदार आवाज़ क्लास में गूंज कर रह गई। थप्पड़ मार कर रिहाना रुकी नहीं, तेज तेज कदम उठाती हुई बाहर निकल गई। शमशाद ने उसे जाते देखा और फिर मुंह बनाते हुए अपना गाल सहलाने लगा। लीजिए जनाब, ये तो फेल हो गए, शफीक ने एक कहका लगाते हुए कहा। वो सब कॉलेज के पार्क में घास पर बैठे हुए थे और शमशाद ने अभी अभी अपनी दास्तान ख़त्म की थी। ये सब तुम्हारी शरारत थी, शमशाद ने कहा। अगर तुम ये पेन वाली हरकत ना करते तो मुमकिन था कि मैं कोई और मुनासिब अप्रोच करता। क्या करते? नासिर ने कहा। अप्रोच करता? अप्रोच के हिज्जे मालूम है? उर्दू में पूछ रहे हो या अंग्रेज़ी में? शकील दरमियान में बोल उठा। ये वजाहत इसलिए ज़रूरी है कि ऐन मुमकिन है हमारे शमशाद भाई जवाब में ये कह दें कि अलिफ पे ज़ेर अब RYCH अप्रोच। जी हाँ ज़रूर, शमशाद ने बुरा मानकर जवाब दिया। मैं अब इतना नालायक भी नहीं हूँ। फिर कितने नालायक हैं? शफीक ने हंसते हुए कहा।
बहरहाल शरारत तुम्हारी हो या शफीक की, नासिर ने कहा। ये तो तय है कि तुम नाकाम हो चुकी हो और अब नंबर है मिस्टर शमीम का। भाइयों, मैं मुकाबले से दस्तबरदार होता हूँ। शमशाद साहिब ने थप्पड़ तो खा लिया, मेरी तो इतनी हिम्मत भी नहीं है। क्या बुज़दिली की बातें करते हो? शफीक ने जवाब दिया। तुम्हारे ऊपर तो अब दोहरी जिम्मेदारी आयद हो चुकी है। ना सिर्फ तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक मुकाबला में हिस्सा लेना है, बल्कि एक दोस्त की तौहीन का इंतज़ाम भी। अगर इस वक्त तुमने कदम पीछे हटाया तो लोग दोस्तों पर एतबार करना छोड़ देंगे। दुनिया से दोस्ती का नामो निशान मिट जाएगा। मेरा ख्याल है कि इस मुकाबले में ज़्यादा कामयाबी का इम्कान शकील साहब के लिए है। नासिर बोला। इसलिए क्यों ना पहले वो कोशिश करें। मैं तायद करता हूँ, शमीम ने जल्दी से कहा। मगर क्यों? शफीक ने पूछा। इसलिए कि रेहाना बड़े बाप की बेटी है, नासिर ने जवाब दिया। उसके वालिद चौधरी रहमतुद्दीन बड़े ज़मींदार और लाखों की जायदाद के मालिक हैं। जाहिर है कि वो ऐसे लड़कों को घास नहीं डाल सकती जो एक ही सूट में पूरा साल गुजार देते हैं। शकील साहब के वालिद माशाल्लाह मिल और नरहें, उनके पास कार है, बैंक बैलेंस है, कोठी है, मगर इसका क्या सबूत कि रेहाना वाकई इन बातों को कोई अहमियत नहीं देती है, जबकि शकील साहब अपनी कार में नहीं बल्कि स्कूटर पर कॉलेज आते हैं। शफीक ने सवाल किया। तुम लोगों ने देखा नहीं कि आज ये उर्दू के पीरियड में मोमिन साहब के अकीदे पर बहस कर रहे थे तो कैसे मुस्कुरा कर उनकी दिलचस्प बातों पर दाद दे रही थी? नासिर ने कहा। हाँ भाई, ये बात तो है, मैंने खुद देखा था। शमीम ने फिर तायद की। कहीं भी नहीं, मैंने तो उसे एक लफ्ज़ भी बोलते नहीं सुना, शकील ने जवाब दिया। जब तुम बोलना शुरू करते हो तो आज तक तुमने कभी दूसरे की बात सुनी है जो उसकी सुन लेते? नासिर ने जवाब दिया। इसके अलावा क्या वो सारी क्लास के सामने अपनी मोहब्बत का राज फाश कर देती? तुम इतना नहीं समझ सकते कि उसका सिर्फ मुस्कुराना ही कितनी बड़ी दात थी। खूब, तो इतनी देर में उसकी दिलचस्पी मोहब्बत तक पहुंच गई, शकील ने कहा। मोहब्बत नहीं, इश्क सादिक। माफ़ करना भाई, ये राजा सुब सादिक के कोई रिश्तेदार तो नहीं है? शमशाद ने बात काटी। कौन? नासिर चौंक कर पूछा। ये ही इश्क सादिक साहिब। ला हौला वाला कुआता, मियाँ तुम थप्पड़ ही के काबिल थे। भला ऐसे आदमी से कोई लड़की क्या बात करेगी जो इश्क सादिक को राजा सुब सादिक का रिश्तेदार समझता हो? नासिर ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। आप लोग कुछ भी कहें, मगर मैं वक्त से पहले मरना नहीं चाहता, शकील ने कहा। बल्कि अपनी बारी आने पर भी बंदा पहले ये देखेगा कि शमीम भाई के साथ क्या सलूक किया गया है, इसके बाद मुकाबला फैसला करेगा। ज़रा देखना शफीक, ये रेहाना ही है ना? शमशाद ने कुछ फासले पर लाइब्रेरी की तरफ देखा और इशारा करते हुए बताया। सब ने घूम कर देखा, वाकई रेहाना लाइब्रेरी की तरफ जा रही थी। रेहाना ही होगी, शमीम बोला। वो रोज़ाना इस पीरियड में लाइब्रेरी जाती है। खूब, तो आप इस हद तक इसके मामलात से वाकिफ़ हैं? शफीक ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं तो कहता हूँ शमीम साहब, ये बेहतरीन मौका है। नासिर ने कहा। लाइब्रेरी इस वक्त तकरीबन खाली होती है, अल्लाह का नाम लेकर चले जाइए, कोई देखने वाला भी नहीं होगा कि आपने क्या कहा और इसने क्या जवाब दिया। वापस आकर आप जो कह देंगे हम उस पर यकीन कर लेंगे, बस इतना ख्याल रखिएगा कि सैंडल न टूटने पाए। शमीम ने हर चंद जान बचाना चाही, मगर सारे ही दोस्त उसके सर हो गए। मजबूरन शमीम को उठकर लाइब्रेरी का रुख करना पड़ा। नासिर का अंदाज़ा गलत नहीं था। इस वक्त लाइब्रेरी में बहुत कम लड़के होते थे। वजह यह थी कि इस वक्त हाफ टाइम होता था और बेशतर लड़के या तो घर खाना खाने चले जाते या कॉलेज की कैंटीन में। जिनको खाने की हाजत न होती वो कॉलेज के पार्क में आकर बैठ जाते। शमीम लाइब्रेरी में दाखिल हुआ तो लाइब्रेरी साहब भी मौजूद नहीं थे। रेहाना एक अलमारी के सामने खड़ी हुई किसी किताब के वर्क उलट पुलट रही थी। शमीम दिल कड़ा करके उसकी तरफ बढ़ा। आदाब अर्ज करता हूँ रेहाना साहिबा। वो मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोला। क्यों? रेहाना ने तेज़ नज़रों से उसकी तरफ देखा। बस यूं ही। ये आप कौन किताब देख रही थी? ताज़ियात पाकिस्तान, रेहाना का जवाब था। खूब खूब। शमीम ने एक मरतबा हंसने की कोशिश की। मगर आप तो मुआशियात की तालिबा हैं। जी हाँ, रेहाना ने जवाब दिया। अब आप ये कहेंगे कि आपका नाम मुआशियात है? जी नहीं, मेरा नाम तो शमीम है, मगर मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। मेरे पास बाटा की नहायत मजबूत ऊंची एड़ी की लुगत है। कहिए तो पेश कर दूं, अभी मतलब समझ में आ जाएगा। रेहाना बड़ी संजीदगी से बोली। जी नहीं, इसकी जहमत ना करें। शमीम घबराकर एक कदम पीछे हट गया। मैं तो सिर्फ ये कहने आया था कि आज शाम को आपका कोई प्रोग्राम ना हो तो मेरे साथ कैफ़े चाय पी। आप अपने इंतकाल से पहले फातिहा करा रहे हैं क्या? रेहाना ने सादगी से पूछा। गालबन वो इस सूरत हाल से कुछ लुत्फ़ ले रही थी।
जी ये बात नहीं तो फिर? जी चाहता है कि आप मेरे साथ चाय पिएं, सिर्फ मेरे साथ या दूसरी लड़कियों के साथ भी? सिर्फ आपके साथ। वो क्यों? मुझे 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 आप बहुत अच्छी लगती हैं। वो क्यों? इसलिए कि मैं आपसे, मेरा मतलब है कि मैं आपसे मोहब्बत करते हैं। रिहाना ने उसकी मुश्किल आसान करते हुए कहा। जी हाँ। शमीम ने हकलाते हुए इकरार किया। मगर क्यों? अब इसका जवाब मैं क्या दूँ? मोहब्बत कोई अपने बस की चीज़ तो नहीं, यह तो बस हो जाती है। रिहाना के पुरसुकून रवैये से शमीम की हिम्मत बढ़ती जा रही थी। अच्छा चलिए हो गई मोहब्बत फिर? मेरा मतलब है कि मोहब्बत के बाद भी कोई स्टेज होता है या? जी हाँ ज़रूर होता है। शमीम ने जल्दी से बात काटते हुए कहा। वो क्या? शादी? आपका मतलब है शादी ये मर्ग? जी नहीं, सिर्फ शादी जिसमें बारात आती है, निकाह होता है, यार दोस्तों को पुलाव जर्दा खिलाया जाता है। खूब, तो शादी करना चाहते हैं? रिहाना ने बड़े तंजिया लहजे में पूछा मुझसे। जी हाँ, मैं बड़ा ममनून हूँगा अगर आप मुझे अपनी फ़र्जंदगी, मेरा मतलब है आपके वालिद साहब मुझे अपनी फ़र्जंदगी में कबूल फरमा लें। शमीम इस अजीब सूरत हाल पर फिर घबराने लगा था। मुझे नहीं मालूम था कि मैं इतनी बदकिस्मत हूँ। रिहाना ने पलट कर लाइब्रेरियन साहब की मेज़ की तरफ देखा। वो आ चुके थे। तो फिर आज शाम को आप मेरे साथ चाय पी रही हैं? शमीम ने भी लाइब्रेरियन साहब को देख लिया था और अब जल्दी से बात ख़त्म करके भागने की सोच रहा था। आप ज़रा मेरे साथ आइए। रिहाना ने कदम बढ़ाया। कहाँ? लाइब्रेरियन साहब की मेज़ तक। देखिए रिहाना साहिबा, मैंने नहायत शराफत से आपसे दरख्वास्त की थी। शमीम घबरा कर बोला। अगर आप चाय नहीं पीना चाहती तो? उफ़ो, आप तो खामखा घबरा रही हैं। रिहाना ने बात काटी। आइए ना, ज़रा सी बात तो है। आपको लाइब्रेरियन साहब से कोई काम है? शमीम ने कदम उठाते हुए पूछा। जी हाँ। आप क्या समझते थे? मैं समझता था कि आप मेरी शिकायत करने जा रही हैं। शमीम अब रिहाना के साथ चल रहा था। आप बिल्कुल ठीक समझते थे। रेहाना उसका हाथ पकड़कर तकरीबन खींचती हुई लाइब्रेरियन की मेज़ की तरफ बढ़ी। आप मुझसे मोहब्बत करें और मैं आपकी शिकायत तक न करूं, ये मुझसे नहीं हो सकता। लाइब्रेरियन साहब ने उन दोनों को इस तरह आते देखा तो उनके चेहरे पर हैरत के तासुरात ज़ाहिर हुए। क्या बात है मिस रेहाना? उन्होंने पूछा। शमीम साहब मुझसे शादी करना चाहते हैं। रिहाना ने बड़े इत्मीनान से कहा। आप ज़रा उनका नाम, वल्दियत, पता, ठिकाना वगैरह नोट करके रुक्का थाने भिजवा दें। और ये कहकर वो तेज़ी से लाइब्रेरी से बाहर निकल गई। उसके 10 मिनट बाद जब शमीम हाथ पैर जोड़कर बल्कि अच्छी तरह कान गोशी उठक बैठक करने के बाद पसीना पसीना सरसीमा हालत में दोस्तों के पास वापस पहुंचा तो उसके अल्फाज थे कि ऐसी गर्म खुश्क लड़की से बात करने, चाय पिलाने या पिक्चर दिखाने से कहीं बेहतर है कि आदमी ज़िंदगी भर कंवारा रहकर इलेक्शन लड़ता रहे। नावल उल्लू की दुम का पार्ट नंबर 1 सफ़ा नंबर 20 पे इख्तिताम पजीर होता है। बकिया किताब आप पार्ट नंबर 2 सफ़ा नंबर 20 से समाअत फरमाइए।